Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. Today is 17th January 2024 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important for your exams. So let's start the session. Now the topic is related to Article 30 but before starting the topic we will attempt a question. देखो ये क्वेश्चन है. Consider the following statements regarding Article 30 of the Constitution of India. First statement है it provides for the rights of minorities to establish and administer educational institution and second statement is it applies only to religious minorities in India. और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड. एंड टू नो द राइट आंसर प्लीज वॉच द डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक. आर्टिकल 30 हाल ही में न्यूज में बना रहा है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस को देखते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो आर्टिकल 30 से रिलेटेड है. सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इट वाज नॉट द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज नॉट टू गेटवाइज माइनॉरिटीज बाय इंसिस्टिंग दैट दे हैड द अपर हैंड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. सो हेयर वी कैन सी कि सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. यहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि माइनॉरिटीज़ के पास अपर हैंड है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वैसे इंस्टीट्यूशन जिनको माइनॉरिटीज़ ने इस्टेब्लिश किया है अंडर आर्टिकल 30. लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि आर्टिकल 30 का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर दिया जाए. यहाँ गेटवाइज वर्ड का यूज हुआ है जिसका एक सिनोनिम होता है आइसोलेट, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे. तो क्या है पूरा मामला, तो इसके लिए पहले हम लोग आर्टिकल 30 को समझते हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये केस है और उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आर्टिकल 30 को पहले समझो. तो आर्टिकल 30 देखो, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं. एंड आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 रिलेटेड हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज से. ऑल ऑफ अस आर वेल नोन टू द वर्ड माइनॉरिटी. आप सबको पता है कि वैसे लोग जो किसी भी कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज या कल्चर जिनकी पॉपुलेशन कम होती है उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में ये प्रूव किया है या ये बताया है कि माइनॉरिटीज़ क्या होता है. तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जिस भी रिलीजन के पॉपुलेशन के लोगों की संख्या लेस देन 50% है उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाएगा. तो ऑन दैट बेसिस आप जानते हैं कि इंडिया में 70 to 80% पॉपुलेशन हिंदूज की है, हिंदू रिलीजन की है. तो हिंदू रिलीजन को छोड़कर जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, इन सब को माइनॉरिटीज़ कहा गया है भारत में. और माइनॉरिटीज़ को जो भी फैसिलिटी दिए गए हैं एज पर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कम्युनिटीज़ उन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करती हैं, एंटरटेन करती है. तो हम यहाँ आर्टिकल 30 के बारे में बात कर रहे हैं. आर्टिकल 29 देखो, किसी भी माइनॉरिटी को उसके कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का राइट देता है. एंड एज पर आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकें और एडमिनिस्टर भी कर सकें. यहाँ वर्ड जो माइनॉरिटी यूज किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे समझना. सबसे पहले तो ये समझ लो कि केवल इस्टेब्लिश नहीं, एडमिनिस्टर करने में भी माइनॉरिटीज़ को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है. ओके, और माइनॉरिटीज़ वर्ड यहाँ आ रहा है तो ये कह दिया गया है आर्टिकल 30 में कि माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन रिलीजन भी हो सकते हैं या माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज भी हो सकते हैं. तो दोनों तरह के माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकें, उसे एडमिनिस्टर कर सकें. इन एडिशन टू दैट आर्टिकल 31A में फिक्सेशन ऑफ द अमाउंट का एक टर्म लाया गया है. इसको ऐसे समझो कि अगर आर्टिकल 30 के अंडर किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया और बाद में फिर गवर्नमेंट का किसी पर्पज़ के कारण, चाहे वहाँ रोड बनाने का पर्पज़ हो, चाहे एयरपोर्ट बनाना हो या ऐसा कोई इसेंशियल वर्क हो जिसके लिए कि उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट जब एक्विजिशन करने जाएगी प्रॉपर्टी की तो उसके लिए जो अमाउंट गवर्नमेंट देगी तो वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट अपने मर्जी से नहीं दे सकता है. उसके लिए अमाउंट का फिक्सेशन का एक प्रोविज़न डाला गया है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1A में.
इसके अलावा आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 ये बताता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब गवर्नमेंट किसी तरह का एड दे रही है, किसी तरह का सहायता दे रही है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे रही है तो फिर वहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी देना होगा। मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट को एड देने में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सो दैट वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। इसके अलावा देखो क्या है, कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें अगर, तो मैंने पहले ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माइनॉरिटी वर्ड, इन एडिशन टू दैट आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1A में कुछ अमाउंट फिक्सेशन के बारे में एक टर्म दिया गया है। इसे ऐसे समझो, अगर आर्टिकल 30 के अंडर किसी माइनॉरिटी ग्रुप ने अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर लिया है और फिर बाद में गवर्नमेंट को किसी पर्पज़ से इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, हो सकता है गवर्नमेंट को यहाँ रोड बनाना हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगा तो गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी अमाउंट नहीं दे सकता है। यानी गवर्नमेंट अपने मन से, अपने मर्जी से अमाउंट नहीं दे सकता है इस माइनॉरिटी ग्रुप को कि चलो तुम्हारा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर्टी हमारा हो गया, ऐसा गवर्नमेंट उसे नहीं कह सकता है। इसका अमाउंट का फिक्सेशन हमेशा आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 1A के अकॉर्डिंग ही होगा, ये हमेशा याद रखना है हमें। इसके अलावा आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए गए हैं। यहाँ यह कहा गया है कि गवर्नमेंट जब भी किसी तरह का एड प्रोवाइड करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, देखो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो तो गवर्नमेंट खुद चलाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट एड देगी किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो वहाँ वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि ये तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसे तो रिलीजियस जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो चलाते हैं तो एड हम नहीं देंगे, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कह सकती है। गवर्नमेंट को इक्वली सारे इंस्टीट्यूशन को एड देना होगा, वेदर इट इज़ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, वेदर इट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो जिस भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो एड सबको इक्वली दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो दिस इज़ डन इन आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2। अब आइए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता है। आर्टिकल 29 में थोड़ा थोड़ा माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, जैसे एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स इनहेबिटिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर विच इज़ डिफरेंट एंड वेरिड। तो ये जो एक बात लिखा गया है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ऐसा कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल जिनका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर डिफरेंट है या वेरिड है, उनको माइनॉरिटी बोल रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन माइनॉरिटी का यहाँ क्लियर नहीं होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के बेसिस पर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट लाया गया था और उसमें सेक्शन 2 क्लॉज C में 6 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ डिक्लेयर किया गया है। दो 6 कम्युनिटीज़ आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स एंड जोरोएस्ट्रियंस यानी कि पारसीज। तो ये 6 कम्युनिटी ऐसे हैं जिनको इंडिया में माइनॉरिटी कहा जाता है और ये रिलीजियस माइनॉरिटी का एक रूप है। आप अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करेंगे तो क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर लैंग्वेज, मदर टंग जिनका डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप्स इज नॉन एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350A द्वारा जो भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि उनको कुछ इनफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। अगर उनके स्टेट में कोई बच्चा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात को इंश्योर करना है उस स्टेट को कि उस बच्चे को पढ़ाने के दौरान जो प्राइमरी एजुकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन उस बच्चे को दिए जाएंगे वो उसके मदर लैंग्वेज में दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका अगर मदर टंग हिंदी है तो आप स्कूल जाते हैं तो आपको इंग्लिश जब पढ़ाया जाता है ना तो आपको हिंदी से इंग्लिश पढ़ाया जाता है। आपको साइंस पढ़ाया जाता है ना तो उसका इंस्ट्रक्शन हिंदी में ही दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है लेकिन उसके जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो बंगाली हैं तो उनके घर में बंगाली लैंग्वेज यूज होता है, तो उस बच्चे को इंग्लिश सीधे हिंदी से नहीं पढ़ाया जा सकता है, उस बच्चे को साइंस सीधे हिंदी से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इन प्राइमरी, मैं 1 to 3 क्लास की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो फिर वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो धीरे धीरे सब कुछ टैकल करने लगता है, पेरेंट्स भी उसमें बहुत हेल्प करते हैं उसे। एंड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, वन मोर पॉइंट टू डिस्कस। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को गेटाइज नहीं करता है, यानी आइसोलेट नहीं करता है। और देखो,
कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये कहा जा रहा है कि सिटीजन्स शुड बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और गेटिंग हेल्प फ्रॉम स्टेट फंड्स। और आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जब भी फंड देगी, एड देगी, तो वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी एड देगी। तो जैसे ही किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट से एड लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि चाहे सीधे स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्टेट फंड से एड लेता हुआ इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी सिटीजन वहाँ जाकर पढ़ सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया के जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर 20% या 25% कुछ ऐसे सीट्स होते हैं जिन पर दूसरे कम्युनिटी के भी बच्चे जाकर पढ़ पाते हैं, वहाँ एडमिशन उनका हो जाता है। सो दिस वाज द होल टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज AMU वाज इन न्यूज। इसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक 7 जजेज बेंच इस मामले की पूरी सुनवाई कर रही है। तो टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इट इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन with all seats reserved for minorities. And the second statement, it was originally established by social reformer Sir Syed Ahmad Khan as the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875. तो ये दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है या फिर आपका एक ऑप्शन और है कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। क्या है राइट आंसर, इसके लिए हम देखेंगे पूरे टॉपिक के डिटेल को। तो देखो, एक टाइमलाइन आपके सामने यहाँ दिखाया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सबसे पहले आपको बता दूं कि सेकंड ऑप्शन तो पूरी तरह से सही हो जाता है फर्स्ट ही लाइन में कि ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान एज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। इसके बाद क्या होता है, 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट लाया जाता है एंड इन द सेम ईयर 1921 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और प्रेजेंट डेट में इसके 3 ऑफ कैंपस सेंटर्स हैं, AMU मलप्पुरम कैंपस केरला, AMU मुर्शिदाबाद सेंटर वेस्ट बंगाल एंड किशनगंज सेंटर बिहार में। AMU से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 245 आर्टिकल नंबर 245 आर्टिकल नंबर 246 इन दोनों आर्टिकल्स में 7th शेड्यूल का मेंशन किया गया है। ये शेड्यूल एक्चुअली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कंटेन करता है और इस यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 63 में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नॉन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इसी यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 63 का हवाला देते हुए 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि AMU ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, सो इसे किसी भी तरह का माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता, इसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 से दिया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकें और उसे एडमिनिस्टर भी कर सकें। याद रखना, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात होती है आर्टिकल 30 में। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रोटेक्शन AMU को नहीं मिलेगा। लेकिन 1981 में जो कंटेम्प्रेरी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय की, उसने एक अमेंडमेंट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में और इस यूनिवर्सिटी ने फिर से माइनॉरिटी स्टेटस गेन कर लिया। और फिर टाइम आता है जनवरी 2006 का, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के उस अमेंडमेंट एक्ट को नलीफाई कर दिया, जिससे इस यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस फिर से एक बार खतरे में आ गया। तो कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट था उस समय, तो उसने एक अपील डाला सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स डिसीजन और यूनिवर्सिटी ने भी इस जजमेंट के अगेंस्ट अपना एक सेपरेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला। तो तब से ये मामला विचाराधीन था। लेकिन 2016 में जब BJP गवर्नमेंट आती है, NDA गवर्नमेंट, तो इसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जो अपील 2006 में कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट ने किया था, हम उस अपील को विथड्रॉ कर रहे हैं। तो
तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस अपील को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस फिर से खुल गया। एंड इन 2019 द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इस केस को एक 7 जजेस बेंच को रेफर कर दिया। तो उसी क्रम में अभी जनवरी 2024 में इस केस पर सुनवाई हो रही है 7 जजेस बेंच के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, और सरकार की तरफ से अपनी बात रखने गए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ आ रहा है, तो बहुत ही सेंसिटिव ये मामला हो गया है अभी। लेकिन एक जो टाइमलाइन था, जो एक फ्रेश व्यू आपको होना चाहिए, क्लियर व्यू होना चाहिए, मैंने आपको देने की कोशिश की है, एंड आई एम श्योर आई एम सक्सेसफुल। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ कुछ डिटेल्स आपको दिए गए हैं जो हमने टाइमलाइन में लगभग डिस्कस कर लिए हैं। कुछ फैक्ट्स और भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अबाउट 300 कोर्सेस यहाँ होते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन में, एंड देयर आर अदर इन्फॉर्मेशन हेयर। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने उडुपी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर इंक्लूड किया है फॉर रीडेवलपमेंट। पिछले 25 वर्षों से यहाँ किसी भी तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS इज इन न्यूज। बट बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ द टॉपिक, वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट एम्स फॉर बेटर ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटरमोडल इंटीग्रेशन इन इंडियन रेलवेज। तो करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, या नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड? टू नो द राइट आंसर वी आर डूइंग द टॉपिक इन डिटेल। तो सबसे पहले देखो, अमृत भारत स्टेशन स्कीम तो इंडियन रेलवेज ने इसे शुरू किया था इन फरवरी 2023। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं रॉन्ग हो जाता है, यहाँ नीति आयोग दिया गया था, तो इसे इंडियन रेलवेज ने शुरू किया था फरवरी 2023 में। इसका एम है टू रीडेवलप 1309, यानी कि 1309 स्टेशंस को नेशन वाइड रीडेवलप किए जाएंगे। ट्रांसफॉर्म रेलवे स्टेशंस इनटू मॉडर्न वेल इक्विप्ड हब्स विद इम्प्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज, better traffic circulation, intermodal integration and enhanced signage and enhanced signage। साइनेज कहा जाता है उन बोर्ड्स को जो रेलवे ट्रैक के साइड में आप अक्सर देखा करते हैं, उसमें कुछ लिखा होता है या फिर उसमें कुछ लाइट आ रहा होता है, कुछ उसमें सिग्नल होता है लाइट के फॉर्म में, तो उन्हें साइनेज कहा जाता है। और अमेनिटीज कहा जाता है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लोगों को फैसिलिटी देने के लिए, कुछ आराम पहुंचाने के लिए जो किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसे अमेनिटीज कहा जाता है। और ये स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए किए गए मास्टर प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन के नीड और उसके पैट्रोनेज को देखते हुए टाइम टू टाइम कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ एमिनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो भी पुराने एमिनिटीज़ हैं जिनका कोई यूज नहीं है, उन्हें रिप्लेस कर उन्हें अपग्रेड किया जाए, न्यू एमिनिटीज़ लगाए जाए। और कुछ सिटीज़ जिनमें पोटेंशियल है उनको वाइब्रेंट सिटी सेंटर्स के रूप में डेवलप किया जाए। देखो, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, उन शहरों के पास बहुत सारे GI टैग होते हैं, बहुत अधिक वो विकसित होता है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फिर भी सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण वो ठीक से अपना ट्रेड नहीं कर पाता है। तो यहाँ इस स्कीम का एक गोल यह भी है कि उन शहरों को वाइब्रेंट सिटी सेंटर्स बनाया जाए, यानी कि ट्रेड के मामले में उनको पूरे देश से कनेक्ट कर दिया जाए। मॉडर्न फीचर्स क्या क्या है? तो मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज़, जिसमें पैसेंजर्स को क्लीन एंड हाइजेनिक वेटिंग एरियाज, रेस्ट रूम्स, स्पेशल एमिनिटीज फॉर डिसेबल्ड, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, ये सारे स्टेशन पर ठीक से मिल सके पैसेंजर्स को, इसको इंश्योर किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। इम्प्रूव्ड ट्रैफिक सर्कुलेशन, सेपरेट एंट्री होगा और एग्जिट पॉइंट्स होगा बोथ फॉर पैसेंजर्स एंड व्हीकल्स। और वाइडनिंग रोड्स एंड फुटपाथ्स। अभी देखो, कुछ ऐसा होता है कुछ कुछ स्टेशन पर कि वहाँ जो पार्किंग का समस्या होता है या फिर इंटरमोडल इंटीग्रेशन का कमी होता है। वहाँ इंटरमोडल इंटीग्रेशन क्या है? जैसे बस है, टैक्सी है या ऑटो रिक्शा है, तो उसका ठीक से इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। कभी कभी स्टेशन कहीं दूर होता है, बस स्टैंड कहीं और होता है, तो स्टेशन से कोई भी व्यक्ति अगर उतरा, उसे अगर बस से कहीं जाना है तो वहाँ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट उसे नहीं मिल पाता है, तो उसकी भी एक सुविधा हो, ये सारे प्रोविजंस किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। अपग्रेडेड साइनेज, साइनेज के बारे में हमने अभी बात कर ली।
और इस स्कीम में सस्टेनेबिलिटी की बात भी हुई है, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग या अप्लायंसेस लगाने की बात हुई है, इको फ्रेंडलीनेस की बात की गई है इस स्कीम के अंडर, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई है, क्योंकि देखो रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा एरिया कवर करता है अपने रूफ के अंडर। तो इस रूफ के ऊपर जितना भी रेन वाटर आता है अगर उसे ठीक से हार्वेस्ट किया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही इको फ्रेंडली स्टेप माना जाएगा। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एट ग्रीन स्पेसेस और बलास्ट लेस ट्रैक्स की बात की गई है, जहां कम से कम नॉइज हो। जब चक्का जो ट्रेन का जो व्हील होता है वो जब ट्रैक से घिसता है तो वहाँ नॉइज बहुत अधिक होता है, तो वो नॉइज रिड्यूस किया जाए और वाइब्रेशन जो ट्रेन के अंदर आता है उसको भी कम किया जाए। जैसे विदेशों में हम कभी मूवी में देखते हैं कि विदेशों में कोई ट्रेन चल रहा है तो उसमें लोग आराम से चाय रख लेते हैं अपने बगल वाले सीट पर और आराम से उसको चुस्की लेकर पीते हैं, लेकिन वहाँ वाइब्रेशन का कोई फीलिंग नहीं आता है। तो ऐसा फिल्मों में देखा है, पता नहीं क्या होता है। तो वाइब्रेशन यहाँ हमारे इंडियन ट्रेन्स में बहुत है, तो उसे रिड्यूस करना ये भी इस स्कीम के अंडर का एक टारगेट है। और रूफ प्लाजा की बात की गई है, यानी एडिशनल स्पेस दिया जाएगा फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड पैसेंजर एमिनिटीज़। सो दिस वाज टॉपिक अबाउट भारत अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS. As per the data given by Consumer Affairs Ministry, इंडिया 2023-24 क्रॉप ईयर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेंटिल प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। विद दिस गुड न्यूज वी आर गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, बट फर्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू लेंटिल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट रिक्वायर्स ड्रेन्ड लोम सॉइल्स फॉर इट्स ग्रोथ, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज ओनली कल्टिवेटेड इन एशिया एंड अफ्रीकन कंटिनेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है इट रिक्वायर्स कोल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स वेजिटेटिव ग्रोथ। ये तीन स्टेटमेंट हैं आपके पास। ऑप्शन ए है कि इनमें से केवल एक सही है, ऑप्शन बी है कि इनमें से केवल दो सही है, ऑप्शन सी तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर डालो और राइट आंसर के लिए पूरा टॉपिक को डिटेल में देखो। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट लेंटिल। लेंटिल को इंडिया में मसूर या मलका भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके आउटर स्किन को रिमूव कर इसे दाल के रूप में, इसके कॉटिलेडॉन्स को दाल के रूप में इंडिया में खूब यूज किया जाता है। इंडिया में मसूर दाल इतना फेमस और पॉपुलर है कि इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हुए भी बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है इंडिया में यह दाल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में लेंटिल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कनाडा, लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के रिपोर्ट की माने तो 2023-24 क्रॉप ईयर कंप्लीट होते होते इंडिया लेंटिल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा। लेंटिल के कल्टीवेशन के लिए कोल्ड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है, बट एट कंडीशन सीवर विंटर नहीं चाहिए। सीवर विंटर या फ्रॉस्ट आएगा तो इसका जो प्लांट होगा वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के समय कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब इसका टाइम आता है मैच्योरिटी का तो उस समय थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए, यानी कि 18 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट हिल्स में 3500 मीटर के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर इसका कल्टीवेशन हो जाता है, यानी कि इससे अधिक एल्टीट्यूड पर इसका कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। सॉइल कैसा होना चाहिए तो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, लोम सॉइल्स होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए रिएक्शंस को लेकर, क्योंकि एसिडिक सॉइल्स में ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड वाइडली कल्टिवेटेड थ्रू आउट यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन में आपको जो भी ऑप्शन दिए गए थे आई होप आपने क्लियर कर लिए होंगे, तो पीछे जाकर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो। टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करो। रिसेंटली 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक ऑफिशियल डेलीगेशन गया था हवाई आइलैंड के मौना केया, और वहाँ जाकर उन्होंने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट को लेकर जो भी चैलेंजेस था उसको डिस्कस किया। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हवाई आइलैंड, आप मैप में सबसे पहले से देखो, मैप में आपको यहाँ दिख रहा है, ये है हवाई आइलैंड। ये यूएसए का एक स्टेट है। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि एक टेलीस्कोप है, 30 मीटर डायमीटर का एक टेलीस्कोप है जिसे यहाँ इंस्टॉल किया जाना है। लेकिन यहाँ जब इंस्टॉल करने की बात शुरू की गई तो 2015 तक, 2000 से लेकर 2015 तक काम थोड़ा बहुत चला, लेकिन जब मौना किया में इसको इंस्टॉल किया जाने लगा तो 2015 में यहाँ बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और जो भी प्रोजेक्ट था टीएमटी प्रोजेक्ट को लेकर के, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी लोग थे वहाँ, उनके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ जो लोकल्स जमा हुए थे उनका ये कहना था कि
ये जो मौना किया है ये हमारे रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ जगह है, तो इसको आप किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज मत कीजिए। तो इसके बाद से 2015 से लेकर अब तक काम रुका हुआ है। कई बार डेलीगेशंस भेजे गए, इंडिया से भेजे गए, कनाडा से भेजे गए, जापान से भेजे गए, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है और किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने होने नहीं दिया है। और यही कारण था कि इंडिया से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ एक डेलीगेशन गया था ऑफिशियल्स का, और वहाँ जाकर वो चैलेंजेस को डिस्कस किया गया। तो टॉपिक के डिटेल में और जाऊँ उससे पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 30-मीटर टेलीस्कोप TMT प्रोजेक्ट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई। तो पहला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया, अभी मैप में आपको एकदम क्लियर दिखा दिया मैंने। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ एन ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप विच इनेबल्स ऑब्जर्वेशंस इनटू डीप स्पेस। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कि ओनली वन ट्रू है, ऑप्शन बी ओनली टू ट्रू है, ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों ट्रू है, ऑप्शन डी नाइदर 1 ट्रू नॉट 2 ट्रू। तो क्या है सही ऑप्शन, उसके लिए पूरा टॉपिक आपको देखना होगा। सो कम टू द डिटेल अबाउट 30-मीटर टेलीस्कोप। इसे कंसीव किया गया है, यानी कि अभी तो देखो वहाँ ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ नहीं है। तो ये 30 मीटर डायमीटर का प्राइमरी मिरर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप रहेगा दैट विल इनेबल ऑब्जर्वेशंस इनटू डीप स्पेस। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 एंड 2 बोथ। नाउ सम अदर फैक्ट्स अबाउट 30-मीटर टेलीस्कोप। तो ये एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन जापान, चाइना, कनाडा एंड इंडिया। यूएसए भी सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन कोलैबोरेशन में वो शामिल नहीं है। कोलैबोरेशन में जापान, चाइना, कनाडा एंड इंडिया ही हैं। एंड इट विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एंड कैपेबल ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी। कहा जाता है कि हबल टेलीस्कोप जितना कैच कर पाता था, जितना ले पाता था इमेज, उससे 12 टाइम्स शार्पर रहेगा हमारा ये TMT प्रोजेक्ट, यानी कि 30-मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। एंड इट विल इंटीग्रेट द लेटेस्ट इनोवेशंस इन प्रिसीजन्स कंट्रोल, सिगमेंटेड मिरर डिजाइन एंड एडेप्टिव ऑप्टिक्स। कहा जाता है इसमें 492 इंडिविजुअल सेगमेंट्स होंगे जिनको इस तरह से प्रिसाइजली अलाइन किया जाएगा कि ये सारे 492 सेगमेंटेड मिरर मिलकर एक 30-मीटर डायमीटर मिरर बन जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा, और इस तरह से ये अपना काम करना शुरू करेगा। इसकी लोकेशन मौना किया, एन इनएक्टिव वोल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इंडियन कंट्रीब्यूशन इसमें क्या रहेगा, तो इंडिया मेजर कंट्रीब्यूटर है इस प्रोजेक्ट का। यहाँ हार्डवेयर की बात करें, जैसे सेगमेंट सपोर्ट असेंबलीज, एक्चुएटर्स, एज सेंसर्स, सेगमेंट पॉलिशिंग, सेगमेंट कोटिंग, ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन सब कुछ इंडिया की तरफ से जा रहा है। सॉफ्टवेयर में भी इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लीडिंग द कंसोर्शियम इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस दैट आर इन्वॉल्व इन द TMT प्रोजेक्ट। India TMT will be jointly funded by Departments of Science and Technology and Atomic Energy। कुछ और स्पेसिफिकेशंस यहाँ दिए गए हैं कि ये 30 मीटर्स का केवल इसका डायमीटर रहेगा इस पूरे के पूरे रिफ्लेक्टिव सरफेस का, और 655 स्क्वायर मीटर्स का ये टोटल एरिया रहेगा। तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। और मिरर में 492 सेगमेंट्स हैं, 13x यानी 13 टाइम्स अधिक रेजोल्यूशन पावर है देन द हबल स्पेस टेलीस्कोप, 12 टाइम्स मोर शार्पर है। सो दिस वाज अबाउट TMT प्रोजेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ ए क्वेश्चन अराइजेज, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्या रखा है इस हवाई आइलैंड के मौना किया में कि इतना इंपॉर्टेंट है कि यहीं जाकर इतना वैल्यूएबल टेलीस्कोप लगाया जाना है, कहीं और लगा लिया जाता। 4 कंट्री है, 4 कंट्री में से कोई भी अपने कंट्री में लगा लेता, किसी को ज़मीन की कमी पड़ गई थी क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, फॉर लास्ट 50 ईयर्स बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कहा है कि मौना किया जो कि हवाई आइलैंड में सिचुएटेड है, तो मौना किया से डीप स्पेस का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। एंड फॉर दैट रीजन यहाँ ये 30-मीटर टेलीस्कोप लगाए जाने का प्रोजेक्ट लाया गया था। सो दैट वाज द पर्पज। रिसेंटली कर्नाटका के कोडागू में लोकेटेड ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बटरफ्लाई का एक न्यू स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है। ये डिस्कवरी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस NCBS के रिसर्चर्स ने किया है। दिस न्यू बटरफ्लाई इज वेरी स्मॉल इन साइज, अबाउट ए 1 रुपी कॉइन के जितना होता है ये बटरफ्लाई, लेकिन कंजर्वेशनिस्ट के लिए ये इनवैल्यूएबल है बिकॉज वेस्टर्न घाट्स के
एवरग्रीन फॉरेस्ट के मिड एलिवेशन में ये एंडेमिक है। दैट मीन्स और कहीं भी वर्ल्ड में ये नहीं पाया जाता है, ऐसा कंजर्वेशनिस्ट बता रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ सो मच इनवैल्यूएबल। सो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिए गए हैं। सो द न्यू बटरफ्लाई स्पेसीज आर नेम्ड एज कंजॉइंट सिल्वर लाइन या सिगराइटिस कंजंक्टा इसका साइंटिफिक नेम है, एंड फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें फ्यूज्ड स्पॉट्स एंड बैंड्स देखे गए हैं अंडर साइड ऑफ विंग्स में, एंड शाइनी सिल्वर लाइंस इन द सेंटर ऑफ दोज बैंड्स। 900 मीटर्स के एलिवेशन पर और 1300 मीटर्स के एलिवेशन पर इस बटरफ्लाई को देखा गया है। एंड की पॉइंट्स अबाउट ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इन द सदर्न साइड ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट। एंड ब्रह्मागिरी हिल्स के कारण इस पूरे सेंचुरी का नाम ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड कावेरी रिवर का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है, रिवर लक्ष्मण तीर्थ, वो इसी ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओरिजिनेट करता है। वेजिटेशन, फ्लोरा और फाउना से रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटका के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके यहाँ आपको डिटेल्स दिए गए हैं कर्नाटका के मैप में। ये PMFIS का ये पूरा इमेज है। और सो दैट वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। Recently, Cabo Verde, also called Cap Verde, दिस वॉज इन न्यूज बिकॉज WHO ने इस कंट्री को मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। इसे सर्टिफाई कर दिया है WHO ने कि ये मलेरिया फ्री कंट्री है। तो आओ एक बार मैप में देख लेते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति तो यहाँ बहुत ख़राब है, बिकॉज ग्रेटर देन 1 इंडिजिनस केसेस इन 2021। सो दिस इज अ मैप फ्रॉम statista.com, और इस मैप के रेड शेडेड पार्ट में आपको उन कंट्रीज को दिखाया गया है जहां मलेरिया का केस बहुत ही सीवर है, और ग्रीन शेडेड पार्ट में उन कंट्रीज को दिखाया गया है जो मलेरिया फ्री सर्टिफाई हो चुके हैं WHO के द्वारा। और जहां किसी भी तरह का कलर शेड नहीं किया गया है, दैट मीन्स वहां मलेरिया एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज मलेरिया एक ट्रॉपिकल डिजीज है। तो आपको ट्रॉपिक्स के पास का ही एरिया दिख रहा होगा जहाँ इस तरह का आपको शेडेड रीजन दिखाया गया है। और जिन कंट्रीज ने अपने इफ़र्ट लगाकर, अपने जो भी इफ़र्ट्स लगाने थे वो करके अगर मलेरिया को राइड आउट कर दिया अपने कंट्री से, तो उन्हें भी यहाँ शेडेड कलर में नहीं दिखाया गया है। सो दैट्स अबाउट दिस मैप। अब आइए बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज काउज्ड बाय पैरासाइट्स, और इन पैरासाइट्स के लिए जो वेक्टर होते हैं जो इनको ट्रांसमिट करते हैं वे होते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज, और 5 पैरासाइट्स स्पेसीज हैं जिनके कारण मलेरिया होता है। उसमें से 2 बहुत ही थ्रेटनिंग होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं 2, जो वो हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विवैक्स, द ग्रेटेस्ट थ्रेट। और कॉमन है ट्रॉपिकल एरियाज में, मैंने पहले भी कहा। चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज आर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप अफेक्टेड बाय मलेरिया। सिम्टम्स क्या है? फीवर आएगा, स्वेटिंग होगा, और हेडेक बहुत ही तेज होगा, और मसल्स में दर्द होना शुरू होता है। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट प्रिवेंटेबल है, ये क्यूरेबल है। अगर अर्ली ट्रीटमेंट इसका शुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छे से लोग रिकवरी कर लेते हैं इस बीमारी से। इसके अलावा अब बात करते हैं कैबो वर्डे के बारे में। तो कैबो वर्डे अब 3rd कंट्री बन चुका है अफ्रीका का जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुआ है, मलेरिया फ्री सर्टिफाई हुआ है, आफ्टर मॉरिशस एंड अल्जीरिया। तो मॉरिशस 1973 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुआ था, एंड अल्जीरिया 2019 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो चुका था। एंड केबो वर्डे की बात करें तो इसे केप वर्डे भी कहा जाता है, एंड नियर बाय सेनेगल ये लोकेटेड है। वोल्केनिक आर्कीपिलागो है, 10 आइलैंड्स एंड 5 आइलेट्स यहाँ पर हैं। क्लाइमेट की बात करें तो जनरली मॉडरेट, द क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय स्टेबल टेम्परेचर्स विथ एक्सट्रीम एरिडिटी। पॉपुलेशन यहाँ का मिक्स्ड है, यूरोपियन भी हैं और अफ्रीकन भी हैं, अफ्रीकन डिसेंट के भी हैं। और कैपिटल है इसका प्राइया। लैंग्वेज स्पोकन पोर्टुगीज एंड केप वेरेडियन क्रेओल। So this was some information about Cape Verde and malaria. Recently, Himalayan wolf was in news because for the first time IUCN, that means International Union for Conservation of Nature, ने Himalayan wolf का एक सर्वे किया, and after the survey they categorized it as vulnerable. So now some facts about Himalayan wolf. Himalayan wolf जिनका scientific name है Canis lupus chanco. It is a prominent lupine predator found across the Himalayas, also found in Tibet. That's why they are also called तिब्बतन वुल्फ। इनका हैबिटेट 4000 मीटर्स के एल्टीट्यूड के भी ऊपर होता है, एंड दे आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ग्रे वुल्फ्स। ग्रे वुल्फ्स इतनी ऊंचाई पर नहीं रह सकते, वो नॉर्मल जंगलों में रहते हैं। मुश्किल से 1000 या 2000 मीटर के एल्टीट्यूड तक वो रह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं रह सकते हैं। उसके ऊपर तो ये हिमालयन वुल्फ ही रहता है, क्योंकि इनका लंग्स, इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सब कुछ जेनेटिकली अडेप्ट कर चुका है टू लिव इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस या हाइपोक्सिक कंडीशंस।
दैट्स वाई हिमालयन वुल्फ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ग्रे वुल्फ्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो चाइना में पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है। चाइना में ये तिब्बतन प्लेट्यू में पाया जाता है, इन द प्रोविंसेस ऑफ गांसू, किंगहाई, तिब्बत एंड वेस्टर्न सिचुआन। नदर्न इंडिया में ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति रीजन और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है, यहीं से टॉपिक की शुरुआत हुई थी। साइट्स कैटेगराइजेशन है इसका अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसे बहुत अधिक थ्रेट्स है क्योंकि इसका हंटिंग बहुत होता है। जो हंटर्स हैं ये इनके फर के लिए या इनके बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग पाउज, टंग्स, हेड्स एंड अदर पार्ट्स के लिए इसका हंट बहुत अधिक होता है। दैट्स वाई इट्स अ बिग थ्रेट टू देम। दैट्स वाई उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेजर्स भी लिए जाने हैं। सो दीज आर लिस्टेड हेयर। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट हिमालयन वुल्फ्स। आई होप यू लाइक्ड इट। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोकेटेड पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन चुका है और इसके साथ ही ये एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन चुका है फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पॉल्यूशन। तो जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ का, ये इस एरिया के आसपास, पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास किसी भी तरह का लाइट पॉल्यूशन होने नहीं देते हैं। जो भी लाइट्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, स्काई का एक नेचुरल व्यू देखने को मिलता है। दैट्स वाई ये एशिया का 5वां ऐसा जगह है जिसे डार्क स्काई पार्क से डिजिग्नेट किया गया है। और इस तरह का डिजिग्नेशन या सर्टिफिकेशन देने वाले हैं इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। इट इज़ अ ग्लोबल डार्क स्काई मूवमेंट टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी। और इस तरह का सर्टिफिकेशन देने से पहले ये उस जगह का कुछ पॉलिसी जैसे लाइटिंग पॉलिसी, डार्क स्काई फ्रेंडली रेट्रोफिट्स या वहाँ का आउटरीच और वहाँ के नाइट स्काई को मॉनिटर करते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद ही ये किसी जगह को डार्क स्काई पार्क का डिजिग्नेशन देते हैं। तो इस तरह से पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का एक डिजिग्नेशन मिल चुका है। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो डार्क स्काइज को देखना चाहते हैं या फिर सेलेस्टियल स्पेक्टिकल्स को विटनेस करना चाहते हैं, शील्डेड फ्रॉम द इंट्रूजन ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन, जहाँ किसी भी तरह का आर्टिफिशियल लाइट नहीं जा रहा हो, आसमान को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना कर रहा हो। नेचुरल स्काई को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट दुनिया में यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। जैसे ही पेंच टाइगर रिजर्व को इस तरह का डिजिग्नेशन मिलता है तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर वहाँ रात में कुछ ऑब्जर्वेशन के पर्पज़ से या एस्ट्रोनॉमी के पर्पज़ से या स्टार गेजिंग के पर्पज़ से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आना शुरू कर देंगे। सो दैट्स अ बेनिफिट फॉर पेंच टाइगर रिजर्व। एंड सम की फैक्ट्स अबाउट पेंच टाइगर रिजर्व। लोकेशन कहाँ है इसका, तो लोकेटेड इन द सदर्न रीचेज ऑफ द सतपुड़ा हिल्स इन द सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश एंड कंटिन्यूज टू नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एज ए सेपरेट सेंचुरी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो स्प्रेड है वो मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक है। मध्य प्रदेश के सियोनी डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट तक है। नेम्ड आफ्टर द पेंच रिवर विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू द रिजर्व एंड कंप्राइजेज द इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच मोगली सेंचुरी एंड अ बफर। ये मोगली वही है जो आप पढ़ते हैं जंगलों बुक में या फिर जो बचपन में आपने सीरियल देखा होगा जंगल बुक। तो वहाँ जो मोगली है, कहा जाता है रुडयार्ड किपलिंग कभी आए थे पेंच टाइगर रिजर्व और यहीं से इंस्पिरेशन लेकर उसने जंगल बुक लिखा था। सो दैट वाज द टॉपिक अबाउट डार्क स्काई पार्क एंड पेंच टाइगर रिजर्व। हियर इज द लोकेशन पेंच टाइगर रिजर्व। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट।